हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में फिर संसद यानी विधायिका या व्यवस्थापिका संघ की जो व्यवस्थापिका है, जिसका वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक है। संघ की विधायिका में हम लोग संसद के बारे में पढ़े, यानी विधायिका क्या है, विधायिका के अंग कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने विधायिका के एक अंग राज्यसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है, उसको पढ़ा। आज हम दूसरे अनुच्छेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी विधायिका के दूसरे अंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो अनुच्छेद अगला होगा वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 81। क्या? अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81। ठीक, आर्टिकल 81 क्या कहता है? इसमें दिया गया है लोकसभा की संरचना। क्या? लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। आइए, लोकसभा की संरचना कैसे है, क्या है लोकसभा, कैसे बनती है, इसके विषय पे चर्चा करें। तो पहले आप बनाएंगे कि लोकसभा होगा क्या, लोकसभा, लोकसभा की संरचना क्या है, हम लोग इसको बनाते हुए और नोट करिएगा। लोकसभा, ठीक, लोकसभा की इस सीटों को हम लोग लिखेंगे, बनाते हुए लिखेंगे अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। ठीक, इसके बाद एक तरफ लिखेंगे अधिकतम संख्या के बाद वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या। ठीक, नोट करिए, अधिकतम संख्या और वर्तमान संख्या, यानी लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान संख्या क्या है। चलेंगे आगे की तरफ, देखेंगे तब हम इसमें कि जो अधिकतम संख्या है और वर्तमान संख्या क्या है। इसको अधिकतम संख्या जो लोकसभा में हो सकती है वो कितना हो सकती है, आप भी पढ़े होंगे, तो ये 552। ठीक, लेकिन होती कितनी है, 550। ठीक, इसमें अधिकतम संख्या में 550 पे जब हम बात करेंगे तो जो स्टेट से आते हैं, स्टेट लेवल से, राज्यों से जो चुन करके आते हैं, वो आते हैं कितने लोग, 530। ये लोकसभा सीटों का बंटवारा है। ठीक, सीटों का आवंटन, आवंटन। ठीक, अब राज्य से 530, तो जो यूटीएस है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरीज, जो यूनियन टेरेटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से जो इसमें चूज करके आते हैं, वो 20 सदस्य आते हैं। यानी लोकसभा में अधिकतम आपसे कोई पूछे कितने हो सकते हैं, तो 552। लेकिन दो मनोनीत सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसको अब मनोनयन के जो अधिकार हैं, इसको आर्टिकल 334 से हटा दिया गया है। यानी 104वां CAA 2019, 104वां CAA यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसमें संशोधन करके आर्टिकल 334 के तहत जो दो मनोनीत होते थे, वो स्थानों के आरक्षण और कुछ विशेष महत्व की जो बातें थी, 70 वर्ष, संविधान लागू होने के 70 साल बाद इन चीज़ों को न रह जाना, यानी 2020 में, 19 में ही ये कानून आया था, 20 में संपन्न हुआ, पारित होकर के, तो 20 यानी जब से संविधान लागू हुआ उसके 70 साल के बाद जो ये दो लोगों का मनोनयन का राष्ट्रपति के पास अधिकार था। ये राष्ट्रपति तभी मनोनयन कर सकता था जब लोकसभा में सदस्यों की संख्या में उसको कमी नजर आए, ठीक, और उसको लगे कि गणपूर्ति सही नहीं है, तब इसके बाद वो मनोनयन कर सकता था। ठीक, दो लोगों को
तो उस दो संख्याओं घटने के कारण, किसके तहत, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक घटने के कारण जो संख्या बनी रह गई वो 550 है। इसके आधार पे हमने 550 के आधार पे ये आवंटन किया, तो स्टेट लेवल पे 530 सीट और केंद्र शासित लेवल पर 20 सीट। लेकिन चुनाव होता है कितने सीटों पे? वर्तमान संख्या में जो चुनाव है ये होगा कितने, 545 सदस्यों पर होता है। बाकी सीटें खाली रहती हैं 5, उस पर चुनाव नहीं होता, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चाइना और भारत पाकिस्तान के द्वारा जो अधिगृहित है वो सीटों के तहत वहाँ पर छूटी रहती है। ठीक, तो 545 में देखेंगे कि इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का और राज्य स्टेट का जो है कितना हिस्सा रहता है। तो जो इसमें स्टेट होते हैं, राज्यों का जो हिस्सा है ये कितना होता है, तो 524। ठीक, और बचा यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो सीट है जम्मू कश्मीर सहित, वो है इसमें शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, यूटीएस की जो सीट है वो इसके तहत मिला करके 19 है। ठीक, लगभग 19 है। इसमें से अभी हम 543 पे ही चुनाव देखेंगे। इसमें मनोनीत सदस्य को माइनस कर देंगे 2, मनोनीत हट जाएगा, क्योंकि ये प्रावधान जब हटा दिया गया है तो कितने सदस्य बचेंगे, 543। अब इसको ऐड करेंगे 524 को और इसको 19 को, तो ये 543 ही आएंगे। ठीक, 2 मनोनीत सदस्य हट जाएंगे। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक, CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले अभी पेट का पेपर था, पिछला पेट का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या हम यही बताएंगे भी 552। कुछ लोगों ने 550 को बताया, 2 मनोनयन सदस्य के जो प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है उसको सोच लिए कि हट गया है, तो इसलिए उन्होंने 550 को बता दिया, तो एक गलत माना गया। अधिकतम सीटों की संख्या जो होगी वो 552 ही होगी, लेकिन वर्तमान सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितना होगी, 545 है। ठीक, तो वर्तमान के जो 545 है इसमें से 2 लोगों अगर मनोनीत हटाएंगे तो 543 बचेगा। ठीक, 543 के अंतर्गत जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत बांटी गई सीटों हैं उसको हमने डिवाइड किया। स्टेट के अंतर्गत 524 आ रहा है और यूटीएस के बीच कितना, 19। तो ये रहा लोकसभा की संरचना। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की तरफ चलेंगे हम और बात करेंगे कि इसके अलावा लोकसभा की संरचना जो हमने देखा, अब इसका गठन कैसे होता है इसके विषय पे हम बात करेंगे। ठीक, क्या लोकसभा का गठन, इसी 81 के अगले पार्टों में कई जो क्लाज हैं उन्हीं क्लाजों में लोकसभा का गठन के विषय में भी बात किया गया है। ठीक, कैसे गठन का प्रावधान है, तो हेडिंग होगी लोकसभा का गठन। क्या, लोकसभा का गठन हम चर्चा करते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे एक एक चीजें। लोकसभा का गठन, लोकसभा का जो गठन होता है ये प्रत्येक कितने 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को इसको चुनाव लड़ने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। 25 वर्ष का व्यक्ति है वो भारत में है, वो लड़ सकता है चुनाव। इसका जो चुनाव होता है वो जिसमें कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव कैसे होता है, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता इसमें डायरेक्ट वोट देती है। ठीक, पहले चुनती है डायरेक्ट, इसीलिए इसको द पास्ट ऑफ द फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति पहले पर चुन करके आता है, जो बहुमत में होता है उसकी सरकार बनती है। बहुमत क्या होता है, निर्वाचन कोटा की प्राप्ति करना होता है, जनता द्वारा वोट। जो सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी हैं, 552 है। चुनाव कितने पर होता है, 543 पर होगा, 2 मनोनीत को हटा देंगे तो 543 का जब हम हाफ करेंगे तो लगभग 272 आएगा। यानी जिसके पास 272
मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होंगे उसकी सरकार बनेगी। तीसरी को बोला जाता है द पास्ट ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, यानी जो बहुमत में आएगा, जो पार्टी होगी वो बहुमत जो साबित करेगी पहले पोजीशन पर आएगी वो होगा। ठीक, अब इसके चुनाव इस तरह से होते हैं, इसी से सरकार का निर्धारण होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट वोट देती है। ठीक, किस आधार पर होता है तो इसमें बोलेंगे क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस आधार पर होता है तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर। क्षेत्रीय प्रतिनिधि का मतलब है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर जगह जगह पर इसको कई क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, अब कई क्षेत्रों में बांटे जाने के कारण वहां पर जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया है। जो ये सीटों का आवंटन होता है वो परिसीमन आयोग के तहत किया जाता है। बात आती है परिसीमन का आयोग क्या है, तो परिसीमन आयोग एक संस्था है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा गठित की जाती है या बनाई जाती है। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। और इसमें परिसीमन आयोग यह भारत सरकार से स्वतंत्र एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के अधीन काम नहीं करती, ये निर्वाचन आयोग के तहत काम करती है। ये जगह जगह पे पूरे भारत के क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का निर्धारण करके क्षेत्रीय प्रतिनिधि को देखते हुए, यानी उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, कौन सा अनुपात बन रहा है, कितने अनुपात पे सीटों का आवंटन होनी चाहिए, कहाँ पर कितने जनसंख्या पे कितनी सीट होनी चाहिए, इसका निर्धारण करता है कौन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारण किए गए सीटों के जो ये आवंटन होते हैं उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा जो भी सीटों का आवंटन किया जाएगा उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन कार्यरत संस्था है, ये भारत सरकार से स्वतंत्र है। ठीक, ये भारत निर्वाचन आयोग के तहत कार्य करती है। तो ये क्षेत्रीय प्रतिनिधि का अनुपात हमने वही, यानी क्षेत्रों का आकलन करेगी जनसंख्या का, फिर सीटों का आवंटन होता है। पहले ये निर्धारण किया गया था कि भारत में प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक वर्ष जनगणना के जब भी होगी उसके बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा। भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी आपने देखा होगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जो गवर्नर जनरल था। तो लेकिन वो सफल नहीं हुई, सॉरी वायसराय वही 1872 में वायसराय, 1858 के बाद वायसराय ही होते थे। तो इसलिए वायसराय लॉर्ड मेयो के शासन में 1872 में हुई, लेकिन वो जनगणना असफल मानी गई। भारत के अंतर्गत सबसे पहले स्वतंत्र सेंसस यानी सफल जो जनगणना हुई स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तब से लेकर के भारत में लगातार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही है। तो 1881 के बाद जो प्रत्येक वर्ष जनगणना की होती रही है 10 सालों पर, आज भी होती है 10 सालों पर। तो ये जो 10 सालों पर होती रही, इस प्रकार से देखा गया कि आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई, अब 1881 से 10-10 साल के बाद जोड़ेंगे तो आपको जो भी मिलेगा उसको आप काउंट करेंगे, लगभग 7वीं रही होगी। स्वतंत्र भारत की अगर इधर देखा जाए तो ये लगभग 14वीं या 15वीं जनगणना थी। तो ये जो जनगणना होती है तो उसके 10 सालों के बाद सीटों का निर्धारण होता था। तो जब लोकसभा का 1952 में गठन हो गया तो इसके गठन के पश्चात भी ये निर्धारण रहा कि जनसंख्या जितना आएगी, 1951 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से जो जनसंख्या थी फिर सीटों का निर्धारण कर दिया गया, उसके हिसाब से फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। फिर 1961 में जो जनगणना के हिसाब से निर्धारण किया गया, जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्धारण किया गया, उन सीटों के आधार पर फिर लोकसभा के 2 बार चुनाव हुए। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद
दोबारा लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद चुनाव हुए, तो जो सीटें निर्धारण 1961 की जनगणना पे हुआ था, यही क्रम चलता रहा। 1971 के बाद फिर जनगणना हुई और सीटों का निर्धारण किया गया। तो इससे देश के अंतर्गत बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है कि प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना हो और फिर सीटों का निर्धारण हो। इससे जनसंख्या बढ़ती घटती रहती है तो दिक्कतें होती हैं। इसीलिए कहा गया कि 1971 की जो जनगणना है उसको सुधार करके आगे भविष्य तक सन 2000 तक उसको फिक्स रख दिया गया कि इसमें किसी भी परिवार का मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 1971 में जब ये बात चली तो इंदिरा गांधी की सरकार में कहा गया कि सन 2002 तक जितने भी सीटें होंगे वो वहाँ तक निर्धारित रहेंगी। हुआ क्या था कि 1971 में जब जनगणना हुई और सीटों का निर्धारण हुआ तो उसी समय इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, ये उस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रही थी। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सभी को बहुत छोटा परिवार रखने की बात कही, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी आज़ादी के बाद। तो जब इस पे बात चल रहा था तो दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे थे, उत्तर भारत के भी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो उन लोगों ने इस बात को माना और वहाँ पर जो जनसंख्या का रेशियो हुआ वो कम हो गया। लेकिन उत्तर भारत वाले बस योजनाओं का पालन नहीं करते, बातों को निकाल देते हैं। इन्होंने बातों को सुना और निकाल दिया, इधर की जनसंख्या बढ़ गई। फिर जब गणना हुई और जनगणना के बाद देखा गया कि उत्तर भारत की जनसंख्या अधिक हो गई, दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि दक्षिण भारत के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के सामने कि हमारी जनसंख्या कम है, हम संसद में अपना कम प्रतिनिधि भेज पा रहे हैं, और उत्तर भारत की जनसंख्या अधिक है और वो लोग अपना संसद में अधिक प्रतिनिधि भेज पा रहे हैं। इसके लेकर के जब एक गंभीर मुद्दा बना तो वर्तमान सरकार ने इसको सन 2000 तक इन निर्धारण में रख दिया कि आने वाले समय के बाद ही इसमें सीटों में कुछ सुधार किया जा सकता है, तब तक यथावत रहे। फिर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के आसपास में जो हुआ, 84 में 84 जो CAA था, उसमें इन्होंने संशोधन करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो कहा कि 1971 की जो जनगणना के आधार वर्ष पे अब तक उसी सीट के जो निर्धारण की गई थी, अब तक चुनाव हो रहे थे, उसी से आगे भी 1971 की जनगणना को आधार वर्ष मानकर हम अगले 2026 तक इन सीटों को यथावत रखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। उसमें भी कोई बवाल न हो, इसको लेकर के उन्होंने 2026 तक यथावत रख दिया। यानी जो लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या है ये 1971 की जनगणना के आधार वर्ष पे ही निर्धारण किया गया था, जो आज तक उसी पे चल रही है। इसमें बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और ये 2026 तक यथावत 84वें संविधान संशोधन के तहत यथावत रखी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अब क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी समझ में आ गया होगा आपको, परिसीमन आयोग भी समझ में आ गया होगा, सीटों का आवंटन जो है ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे परिसीमन आयोग करता है। तो किस पूछा जाएगा किस जनगणना के आधार वर्ष पर भी सीटों का निर्धारण है, तो आप बताएंगे कि 1971 की जनगणना का आधार वर्ष है। फिर 84वें संविधान संशोधन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सन 2000 में इसको 2026 तक यथावत रख दिया गया। ठीक, इसके बाद इसका जो चुनाव होता है, हमने बताया कि इसका जो चुनाव कैसे होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जब इसमें चुने जाते हैं तो वहाँ पर जनता भाग लेती है। कौन भाग लेता है? जनता भाग लेती है। कैसे वोट देती है? डायरेक्ट वोट देती है। ठीक, डायरेक्ट वोट देती है। तो इसमें एक पद्धति होती है। क्या होती है? पद्धति का नाम लिखेंगे। नाम जो होगा फर्स्ट पास्ट, हमने अभी आपको बताया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति, फर्स्ट पार्ट पोस्ट पद्धति। यानी ये पहले जो लोग कई सदस्य होंगे चुनाव लड़ेंगे, जो उसमें से निर्वाचन कोटा की प्राप्ति करेगा उसी की गवर्नमेंट बनेगी।
ठीक। अब इसमें फर्स्ट पार्ट द पोस्ट पद्धति के माध्यम से इसका लोकसभा का गठन होता है, चुनाव होता है। पहले लोकसभा के सदस्यों को जो चुनने की जनता की जो उम्र रखी गई थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन के तहत, किसके 61वें संविधान संशोधन CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत बाई राजीव गांधी गवर्नमेंट, किसके तहत, बाई राजीव गांधी PM थे उस समय, ठीक, इन्हीं के तहत ये संशोधन कर दिया गया, ठीक। 89 में राजीव गांधी सरकार के तहत इसको, ये PM थे उस समय इंडिया, इन्होंने जो उम्र निर्धारण की 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, यानी मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटकर कितनी हो गई, 18। यानी ये 18 वर्ष के जो लोग होंगे वो लोकसभा के सदस्यों को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये लोकसभा में गठन में आपको समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा तो उसको 25 साल की उम्र होनी चाहिए। वो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर होता है। सिस्टम है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 में पहले राजीव गांधी ने, पहले 21 वर्ष वोट देने की आयु होती थी, अब 18 वर्ष कर दिया, तब से आज तक 18 वर्ष ही चल रहा है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, वो भी आगे के आर्टिकल में 84 में आ जाएगा, तो फिर उस पर चर्चा कर दिया जाएगा, ठीक। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, ये सारी चीजें हो गए। लोकसभा का गठन आपने देख लिया। अब आगे की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि इसके अगले आर्टिकल में क्या है, ठीक। आर्टिकल 82, अगले आर्टिकल के विषय में बात करेंगे। इसकी शक्तियों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो अभी आगे की तरफ हम लोकसभा और राज्यसभा में जब अंतर जानेंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे कि इसकी शक्तियां क्या हैं और इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो कौन कैसे हैं, क्या है, उनमें क्या अंतर होता है, उसके विषय में भी जान लेंगे हम लोग, ठीक। आइए अनुच्छेद 82 के विषय में बात करते हैं, ठीक। आर्टिकल 82 क्या है, इसी में कहा गया कि इसकी जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना जब भी होगी उस जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के आवंटन में बदलाव किए जाने के विषय में इसमें बात किया गया। क्या कहा गया, लिखिएगा इसमें, प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक सेंसस के बाद, प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के बाद या पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के बदलाव, सीटों के बदलाव के आवंटन में बदलाव, के आवंटन के बदलाव के विषय में, बदलाव के विषय में, ठीक। यानी इसमें प्रत्येक जनगणना के पश्चात, हमने पिछले समय में चर्चा इसकी किया, अभी पिछले यही में, कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद कहा गया कि सीटों का निर्धारण किया जाएगा, आवंटन होगा। लेकिन 1971 की जनगणना को क्या मान लिया गया, आधार वर्ष मान लिया गया। क्यों मान लिया गया, उसकी पूरी कहानी हमने बताया, ठीक। 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है, उसी के आधार वर्ष पे जो माना गया है, आज तक जो सीटें हैं ये 545, ठीक, इसी पे चुनाव चल रहे हैं, जिसमें 2 मनोनीत सदस्य हट गए, ठीक। अधिकतम जो भी है 500 निर्धारण, अधिकतम कितनी है 552, जिसमें से 545 पे चुनाव होता है, आज चल रहे हैं, ठीक। फिर इसमें हमने बताया कि फिर 84वां संविधान संशोधन हुआ CAA 2000 के आसपास, और इसमें फिर कहा गया कि 2026 तक जो सीटें हैं वह यथावत रहेंगी,
यानी 1971 की जनगणना के आधार वर्ष पर जो सीटें निर्धारित की गई थी लोकसभा और राज्यसभा की, वही सीटें 84वें संविधान संशोधन 2000 में फिर कह दिया गया कि वो 2026 तक क्या रहेंगी, यथावत रहेंगी। ठीक, अब 2026 के बाद फिर देखा जाएगा कि क्या बदलाव आते हैं। इसके बाद आगे की तरफ देखेंगे अगले आर्टिकल के विषय में, तो अगला आर्टिकल आता है 83, अनुच्छेद 83। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 83, आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83। ठीक, अनुच्छेद 83। आइए देखते हैं अनुच्छेद 83 में क्या है। तो अनुच्छेद 83 में है संसद का कार्यकाल। क्या है? संसद का कार्यकाल। संसद का कार्यकाल। संसद का कार्यकाल। अब संसद का कार्यकाल क्या होगा? संसद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन संसद के जो अंग हैं उनका कार्यकाल होता है। संसद के अभिन्न अंग को छोड़ दें अगर हम राष्ट्रपति को, तो जो संसद है इसके दो अंग हैं। कौन कौन से? दो अंग में हमने देखा था कि एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा है। एक लोकसभा और दूसरा क्या? राज्यसभा। अब जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इसके विषय में हम देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो इसमें हमने बताया था कि राज्यसभा का किसी भी प्रकार का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक, क्या? इसका कार्यकाल नहीं होता। इसका कार्यकाल नहीं होता। नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्या? इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। हमने बताया था कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा के जो इसका कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। लेकिन उसके पहले भी यदि राष्ट्रपति को अगर चाहे तो इसका विघटन कर सकता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसका विघटन कर सकता है। यदि आपातकाल की स्थिति हो देश में, राष्ट्रपति शासन को छोड़ दिया जाए और राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360, अगर आर्टिकल 360 के तहत लगा है और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है देश में, तो ऐसे समय में जो लोकसभा का कार्यकाल है, कब? राष्ट्रीय आपात के दौरान। कब? राष्ट्रीय आपात एवं वित्तीय आपात के दौरान। ठीक, ये 352 और ये 360 में जो दिया गया है आर्टिकल, उनके दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 माह के लिए, कितने समय तक? 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। ठीक, कितने? 6 माह के लिए। एक ही बार एक वर्ष के लिए नहीं, 6 माह के लिए, फिर 6 माह के लिए, ऐसे करके इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ऐसा एक बार हुआ है इंदिरा गांधी की सरकार। ठीक, आगे की तरफ अगर चलेंगे तो हम अगले आर्टिकल के विषय पे बात करेंगे। ठीक, क्या है अगला आर्टिकल? 84। 84 में है संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? क्या? संसद के सदस्यों की योग्यताएं, यानी जो संसद के सदस्य हैं, पहले तो जानेंगे सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, अब संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी योग्यताएं क्या है? ठीक, उसके विषय पे हम बात कर लेंगे। क्या है योग्यताएं? कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें अलग हैं। ठीक, जैसे आर्टिकल 84। क्या? आर्टिकल 84, इसमें हमने बताया कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं, संसद के सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, संसद के सदस्यों की योग्यताएं। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें जैसे एक है कि लोकसभा और इधर राज्यसभा। ठीक,
पहले दोनों में जो भिन्न है इसको चीज देखा जाएगा। लोकसभा सदस्य जो बनने की योग्यता होनी चाहिए वो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र, आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक, और इधर राज्यसभा के लिए हमने बताया रहा होगा 30 वर्ष। ठीक, पहला ये हो गया। फिर ये दोनों लोगों के लिए अब जो कॉमन होगा, ठीक, दोनों के कि वो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। फिर दूसरा लिखेंगे वह पागल न हो। आगे लिखेंगे वह दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। पहले आप नोट करेंगे नियम, पागल न हो एवं विकृत चित्त, विकृत चित्त वाला न हो, वाला न हो। ठीक, दिवालिया न हो। आगे की तरफ वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, पद पर न हो। आगे की तरफ फिर दोनों लोगों के लिए वह यदि अस्पृश्यता से संबंधित वह यदि अस्पृश्यता से संबंधित अपराध किया है, वह यदि अस्पृश्यता से संबंधित अपराध किया है तो वह यदि अस्पृश्यता से संबंधित अपराध किया है तो वह अस्पृश्यता से अगर यदि अपराध किया है तो अस्पृश्यता से संबंधित अपराध किया हो तो वह इस पद के लिए योग्य नहीं होगा, पद के लिए योग्य नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, इसके बाद एक और आप लिखेंगे कि यदि वह किसी सरकार के किसी कानून के खिलाफ अगर दंडित किया गया हो, जो आईपीसी सीआरपीसी जो धाराएं हैं इसके तहत अगर वो दंडित किया गया है तो वो व्यक्ति 2 वर्ष पहले तक अगर दंडित है तो आने वाले समय 2 वर्ष के तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी आज अगर आप मान सकते हैं कि जो अतीक अहमद है अगर वो अपराधी है, वो भारत सरकार के द्वारा दंडित किया गया है तो वो कल जेल से छूटता है तो आने वाले 2 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, तो उसको आप लिख लेंगे कि सीआरपीसी आईपीसी धाराओं से संबंधित अगर किसी धारा से वो दंडित किया गया है तो वो इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हम लोगों ने संसद के सदस्यों की जो योग्यताओं के विषय में बात की कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल न हो। फिर इसके बाद हमने लिखा कि विकृत चित्र वाला ना हो। विकृत चित्र का मतलब कोई इसका ऐसा शारीरिक चित्रण ना हो या ऐसा ना हो कि मानसिक रूप से ही अलग तरीके का दिखे जिससे कुछ अलग प्रभाव पड़े, वह दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है कि भारत सरकार से संबंधित वो किसी भी बैंक से लोन लेकर या कर्ज करके और फिर वो पागल हो गया हो और जब वसूलने की बात आई हो तो वो सब उस अपने प्रॉपर्टी उसके कुछ हो ही नहीं, सारा कुछ नीलाम हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, तो उसे ही दिवालिया बोलते हैं, उसके पास कुछ बचा ही ना हो। फिर वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी वो सांसद विधायक या इससे संबंधित राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो सकता है। ठीक, सरकारी लाभ का मतलब है कि गवर्नमेंट से कहीं से भी किसी पोस्ट से पैसा ना लेता। वो राजनीतिक पदों पर आसीन हो सकता है लेकिन जज भी नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों ने पिछले समय में देखा होगा कि राज्यसभा का जो सदस्य बने वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का वो फैसला सुनाया, उनका नाम क्या था, उनको चुना गया था। तो वो राज्यसभा के सदस्य बने लेकिन रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा का सदस्य उनको चुना गया है। ठीक,
यदि वह अस्पृश्यता से संबंधित यानी छुआछूत के अपराध से संबंधित अगर कोई ऐसा मामला कर दिया है तो इस पद के लिए कभी योग्य नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग ये पत्रावली जारी करती है, अगर आप जब अपनी अहर्ता को दिखाते हैं, योग्यता को दिखा करके चुनाव वाले पद्धति में जब बैठेंगे तो ये चीजें उस पर होती हैं। तो ये रहा संसद के सदस्यों की योग्यताएं। फिर आगे हम बात करेंगे कि इनके जो दोनों सदन हैं इन दोनों में अंतर क्या है, इनके जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, मतलब जो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, कैसे नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद इनके जो सदस्य हैं, ठीक, वो किन किन कार्यवाहियों में कब कब भाग लेते हैं, फिर संसद के कितने सत्र चलते हैं, संसद का भाषण कब होता है, अभिभाषण क्या चीज़ होता है, ठीक, इसके विषय में हम आपसे अगली कक्षाओं में बात करेंगे। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।